भूजल का जो लेवल है वो धीरे धीरे जा रहा है, नीचे जा रहा है, और भूजल की जो क्वालिटी होती है वो खराब होती जा रही है। किसान का बेटा किसानी नहीं करना चाहता। ग्राउंड वाटर की अगर हम बात करें ना, तो जम्मू कश्मीर में जो 72% एरिया ऑफ द जम्मू रीजन इज टोटली रेनफेड, जहाँ भी इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है। वो बारिश होगी तो खेती होगी, बारिश नहीं होगी तो खेती नहीं होगी। लेट्स से कि हम 10 साल में दिल्ली के हर छत पे हम अगर हाइड्रोपोनिक्स ग्रोइंग करते हैं तो इससे कितना प्रभाव पड़ सकता है। इंडिया की एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए एक चेंज इम्प्लीमेंट करना हो तो वो क्या होगा सर? नमस्कार, मैं संजय गर्ग, फाउंडर ऑफ ग्रो एक्वाफ्रेश। आज हम एग्रीकल्चर और फ्यूचर फार्मिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चंस और मिथ के बारे में बात करेंगे जो ज्यादातर लोगों के दिमाग में रहते हैं। जैसे कि भारत में सभी लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली खेती से जुड़े हैं, लेकिन 2027 में एग्रीकल्चर का फ्यूचर क्या होगा? क्या प्रिसीजन फार्मिंग ट्रेडिशनल फार्मिंग को रिप्लेस कर पाएगी? क्या क्लाइमेट चेंज, सॉइल डिग्रेडेशन, पेस्ट रेजिस्टेंस और नॉलेज गैप फ्यूचर फूड सिक्योरिटी को इम्पैक्ट करेगा? तो इन सब सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर मुर्तजा हसन, प्रिंसिपल साइंटिस्ट कृषि भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र दिल्ली से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर, आपके अकॉर्डिंग इंडिया की एग्रीकल्चर को लेके 2026 और 27 में कौन से चैलेंजेस हैं जो हमें फेस करने पड़ सकते हैं? आजकल के जो भारतीय एग्रीकल्चर है, इसमें जो अभी मुख्य चैलेंज एक जो है वो क्लाइमेट चेंज का है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हमें क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर चाहिए। तो क्लाइमेट चेंज और वाटर, अगर हम कहें तो ये दोनों एक हमारे एग्रीकल्चर के लिए एक मुख्य चैलेंज। जी सर, सोशल मीडिया में हाइड्रोपोनिक्स की पूरी हाइप क्रिएट है। क्या 10 साल के बाद ट्रेडिशनल फार्मिंग खत्म हो जाएगी सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाइड्रोपोनिक्स बेस्ड स्मार्ट फार्मिंग और ट्रेडिशनल फार्मिंग दोनों का अपना अपना रोल है, और जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में जब वाटर का चैलेंज रहेगा, क्लाइमेट चेंज का रहेगा, तो उसमें हाइड्रोपोनिक्स बेस्ड स्मार्ट फार्मिंग काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ रहेगी। लेकिन ट्रेडिशनल फार्मिंग हमारे देश के लिए अभी भी बहुत ही ज़रूरी है, और वो हमेशा ज़रूरी बना रहेगा ही आगे। सर, आपके हिसाब से आज की एग्रीकल्चर एजुकेशन और ग्राउंड लेवल प्रैक्टिकल फार्मिंग के बीच में सबसे बड़ा गैप क्या है सर? देखिए, क्या है कि हमारे देश का जो एग्रीकल्चर है वो उसका स्केल इतना बड़ा है कि स्केल बड़ा होने के वजह से एग्रीकल्चर एजुकेशन और जो ग्राउंड लेवल का वो गैप दिखता है, क्योंकि वो स्केल एक बहुत बड़ा है। हालांकि इसके ऊपर बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे वो ग्राउंड लेवल पर काम हो या इन दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन का काम है। वो काम काफ़ी बड़े स्केल पर चल रहा है पूरे देश में, बट चूंकि हमारा स्केल इतना बड़ा है इसलिए ज़्यादा कुछ इस तरह से दिखता है। सर, अगर आपको इंडिया की एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए एक चेंज इम्प्लीमेंट करना हो तो वो क्या होगा सर? जो एक महत्वपूर्ण चेंज बताया जा रहा है कि हमारे एग्रीकल्चर को स्मार्ट बनना पड़ेगा। स्मार्ट बनने का अर्थ ये होता है कि हमारे एग्रीकल्चर को टेक्नोलॉजी बेस्ड होना पड़ेगा। जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका समावेश एग्रीकल्चर होगा तो एग्रीकल्चर स्मार्ट बन जाएगा, और यही एक सबसे बड़ी जो कह सकते हैं जरूरत है आगे वाले समय के लिए। तो सर, जब हम इस बात को देखते हैं तब सर एग्रीकल्चर के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी जो इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स हैं उनकी भी जरूरत पड़ेगी सरफेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका क्या सलूशन बनता है सर? देखिए, जैसे मैंने बताया कि आने वाले वक्त स्मार्ट एग्रीकल्चर का है, जो कि टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड एग्रीकल्चर रहेगा। इसमें टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत है और एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट की भी ज़रूरत है। अब टेक्नोलॉजी में सारी टेक्नोलॉजी आती है, चाहे वो मैकेनिकल एनर्जी इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो, सिविल है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। लेकिन जो एक विशेष सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इसका बहुत ही विशेष स्थान है, क्योंकि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनका जो प्रशिक्षण होता है, उनको सभी चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है, और साथ साथ में उन्हें एग्रीकल्चर का भी नॉलेज होता है। तो आने वाले समय में सभी तरह के इंजीनियरिंग की ज़रूरत है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की विशेष ज़रूरत है, और इसलिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में
एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के ऊपर काफी जोर दिया जा रहा है। उससे संबंधित उसके ग्रेजुएट्स, उसके पोस्ट ग्रेजुएट्स और सभी नेशनल लेवल के जितने भी चैलेंजेस हैं जो हमारे इंडियन फार्मिंग पे हुआ, उसके ऊपर वो एड्रेस कर रहे हैं। सर 2030 तक कौन सी फार्मिंग टेक्नोलॉजी हम ये समझ पाएंगे कि वो फ्यूचर में हमारे लिए बेनिफिशियल होगी? देखिए, हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है और इसमें हमारा जो मुख्य स्रोत है वो हम लोगों का धान, गेहूं, ये सभी हमें चाहिए क्योंकि वो हमारा मेन ग्रेन्स है। तो जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है उसको अंदाज नहीं किया जा सकता है, लेकिन आने वाले समय में जबकि खेत की जोत घट रहा है, पानी पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तब इस ऐसे खेती में जो स्मार्ट फार्मिंग है, जहाँ पर कि पानी की बचत की खेती हो रही है, कम से कम जोत में ज़्यादा से ज़्यादा होने के लिए जो स्मार्ट फार्मिंग है, वर्टिकल फार्मिंग है, ग्रीन हाउस फार्मिंग है, इस पर आने वाले 3-4 साल में अगर आप देखें नज़दीक में 2030 तक में, तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी इसके ऊपर चीज़ देखने को मिलेगी। सर हमारे देश का युवा खेती की बजाय दूसरी डायरेक्शंस में जाने से रुके, उसके हमारे प्रयास किस तरीके से रहेंगे सर? खेती अब बहुत ही चैलेंजिंग हो गई है और इसलिए हमारे देश के युवा एक तरफ तो बहुत सारे आप कह सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल फार्मर्स हैं वो आपको लगता है कि वो छोड़ कर कहीं और जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ में अभी एक नया ट्रेंड दिख रहा है जिसमें बहुत सारे युवा हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, वो डाइवर्स बैकग्राउंड के हैं, मैनेजमेंट के हैं, वो आप कह सकते हैं एमबीए किए हुए हैं, डॉक्टर्स हैं, और एक नए और स्रोत क्या है कि जितने भी हमारे अभी डिफेंस के, आर्मी बैकग्राउंड के लोग निकल रहे हैं, ये लोग एग्रीकल्चर में आना चाहते हैं। तो इन लोगों के लिए हमें एग्रीकल्चर को आने वाले समय में ऐसा बनाना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो, एग्रीकल्चर स्मार्ट बने और उसमें एक बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दिखे। तो इस समय ये सब चीज आने वाले समय के लिए जरूरी है। आज की जो प्रॉब्लम हसन सर, सोइल की हेल्थ को इम्प्रूव करने के ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे सर? देखिए, अभी भारत सरकार का एक बहुत बड़ा मिशन चल रहा है खेत बचाओ अभियान, और उसके पहले सॉइल फर्टिलिटी के ऊपर। तो पूरे देश में, हमारे देश में जो सॉइल है, मिट्टी है, और इसी पर खेती होती है आधारित, तो इस मिट्टी को हम किस तरह से इसका स्वास्थ्य बढ़ा रखें, उसका जो तो न्यूट्रिएंट कंटेंट है और जो उसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, किस तरह से रहे, और खास करके किसान भाई सॉइल हेल्थ कार्ड का इस्तेमाल करें और उसके बेसिस पर फर्टिलाइजर का रिकमेंडेशन करें। तो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री है वो कह रहे हैं कि किस तरह से खेत में रासायनिक खाद को कम करना है। तो सबसे पहले हम लोग गाँव-गाँव में जाकर किसान को ये बता रहे हैं आपके पास सॉइल हेल्थ कार्ड होना चाहिए। उसका जो रिकमेंडेशन है उसके अकॉर्डिंगली आप अपने खेत पर रासायनिक खाद का इस्तेमाल कीजिए, और आप खेत को, क्योंकि खेत की मिट्टी को स्ट्रॉन्ग करना है, इसके लिए ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाना पड़ेगा, फर्टिलाइजर का रिकमेंडेशन जो ऑप्टिमम है उसको करना पड़ेगा। तो इन सब बातों पर अभी एक पूरे कंट्री में इसके ऊपर एक अभियान चल रहा है और आने वाले समय के लिए ये बहुत ही जरूरी चीज है। सर एक मेरा क्वेश्चन है कि 2030 का किसान सर कैसा दिखेगा? एक वन वर्ड में हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में किसान वही अच्छा दिखेगा जो किसान स्मार्ट हो। एक वन वर्ड में कहते हैं स्मार्ट किसान। स्मार्ट का अर्थ ये होता है कि उसको सभी तरह की जानकारी हो, जितनी भी टेक्नोलॉजी है, सीड भी एक टेक्नोलॉजी है, और जो उसका जो बिजनेस है वो भी एक टेक्नोलॉजी है, और जितने यंत्र इस्तेमाल होते हैं, जितने भी सेंसर्स मॉडर्न आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आने वाले समय में किसान काफ़ी, चाहे वो सेंसर बेस्ड हो, चाहे वो एआई का इस्तेमाल हो, आईओटी का इस्तेमाल हो, किसान स्मार्ट बनने जा रहा है, तभी उसका सर्वाइवल। सर जब लोग कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स इंडिया के लिए प्रैक्टिकल नहीं है, ये सिर्फ सिटी के रिच फार्मर की हॉबी है, तो क्या सर इस बात में कितनी सच्चाई है सर? देखिए, हाइड्रोपोनिक्स का अर्थ ये होता है सबसे पहले कि इसका जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है मिट्टी रहित खेती, और प्योर हाइड्रोपोनिक्स का अर्थ होता है कि आप वाटर जल के प्रवाह में इसका क्रॉप ग्रो करें। तो ऐसा लगता है कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ शहर के आसपास, ऐसा नहीं है, अब ये गांव-गांव में भी पहुंच रहा है, और हमारे जितने भी संरक्षित खेती के किसान हैं, ग्रोवर्स हैं, वो इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। ये बात सही है कि शहर के आसपास जो शहरीकरण हो रहा है, तो शहर में जगह कम हो गया है,
लोगों के पास जगह कहाँ पर होता है, बालकोनी में है, किसी किसी के पास रूफ टॉप है, किचन गार्डन बहुत कम लोगों के पास होता है। ऐसे में जो ये हाइड्रोपोनिक्स तकनीक खेती, इसके बड़ा विशेष महत्व है। यहाँ पर कि वो उस तरह का मॉडल हम लगा देते हैं कि वो कम से कम जगह में खेती में उपयोग मदद करता है। और चूंकि हाइड्रोपोनिक्स तकनीक की एक और विशेषता है कि इसकी जो सिंचाई दक्षता है, इसमें बहुत ही कम पानी का इस्तेमाल होता है। तो इसलिए खासकर बड़े शहर के आसपास पानी नहीं है, जगह कम है, तो यहाँ पर हाइड्रोपोनिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हाइड्रोपोनिक्स खेती किसान नहीं कर रहा, अब किसान इसको गांव-गांव में भी कर रहे हैं। वो धीरे धीरे समय लगता है कि वो उस चीज को दिखने में हो। सर ग्राउंड वाटर लेवल काफी नीचे चला गया है सर, उसके विषय में आप सर क्या कहना चाहेंगे कि हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिनकी वजह से हम इस प्रॉब्लम का सलूशन आने वाले समय में कर पाए? देखिए, जो खेती के लिए पानी चाहिए, और ज्यादातर पानी हमारे देश में कहाँ से आ रहा है, बहुत जगह पर किसान खेती के लिए ग्राउंड वाटर पर निर्भर है, मतलब कि भूजल। तो भूजल में पूरे कंट्री में भी दो मुख्य समस्या आ रही है। भूजल का जो लेवल है वो धीरे धीरे जा रहा है, नीचे जा रहा है, और भूजल की जो क्वालिटी होती है वो खराब होती जा रही है। अब भूजल आपको दिखता नहीं, वो जमीन के अंदर है, तो कैसे उसके लेवल को बढ़ाया जाए? तो लेवल बढ़ाने के लिए आपको जो सबसे इस्तेमाल किया ना, वो है ग्राउंड वाटर रिचार्ज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संचयन। ये सब चीज जरूरी होगी, तभी आपके जमीन के अंदर पानी जाएगा, और वही पानी आपके पानी को, ग्राउंड वाटर लेवल को भी इंप्रूव करेगा और ग्राउंड वाटर क्वालिटी को भी इंप्रूव करेगा। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जितने भी हमारे देश में पहले काफी कच्चे तालाब होते थे, जितने भी कच्चे तालाब हैं, उन तालाब में उनको सफाई करना, उसको अच्छे से रखना पड़ेगा कि उसमें ज्यादा से ज्यादा रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगा। शहर के भी आसपास जितने भी बिल्डिंग हैं, स्कूल्स हैं, रेसिडेंशियल क्वार्टर्स हैं, वहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, सारा जो वर्षा जल है वो जमीन के अंदर जाएगा, तभी हमारा ग्राउंड वाटर बढ़ेगा। तो ग्राउंड वाटर को मैनेजमेंट करने के लिए सबसे मुख्य चीज है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सर हमें आने वाले 5 साल में सर कौन कौन से ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए जिनसे हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स सर इम्प्रूव हो आने वाले समय में? एयर क्वालिटी इंडेक्स ये एक बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है। इसके ऊपर इसमें हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम लोग, क्योंकि जब वातावरण अच्छा रहेगा, शुद्ध अच्छा रहेगा, तो वो हम लोगों की स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हमारे आगे वाले जनरेशन के लिए अच्छा। तो हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि हम एयर क्वालिटी को मेंटेन करके अच्छे रखें, चाहे वो व्हीकल पोल्यूशन हो या किसी भी तरह का पोल्यूशन हो, वो हम लोगों को कम करना है। ये हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि जहां पर भी पोल्यूशन कम होगा वो तब उससे एयर क्वालिटी इंप्रूव होगा। जी सर, अगर हम रूफटॉप पे हाइड्रोपोनिक्स करते हैं तो जो ग्रीनरी हमने ग्रीन प्लांट्स हमने ऐड किए, क्या इससे भी AQI के ऊपर सर फ्यूचर में फर्क पड़ सकता है? लेट्स से कि हम 10 साल में दिल्ली के हर छत पे हम अगर हाइड्रोपोनिक्स ग्रोइंग करते हैं तो इससे कितना प्रभाव पड़ सकता है सर? बिल्कुल, इससे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जो आजकल हीट हो रहा है, तो एक जो कंक्रीटाइजेशन हो रहा है और जो एक हीट बिल्डअप होता है, वहां पर ग्रीन पैचिंग, ग्रीन रूफ और ग्रीन क्रॉप्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इतने लार्ज स्केल में ग्रीन क्रॉप्स मेंटेन करना और ग्रीन कवर मेंटेन करना, उसमें हाइड्रोपोनिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और खास करके बड़े शहरों में जहां पर कि तापमान बढ़ रहा है, बहुत कम जगह पर ह्यूज पॉपुलेशन होता है, ह्यूज नंबर ऑफ व्हीकल्स होते हैं, वहां पर अगर आप ग्रीन बेल्ट बनाएंगे, वर्टिकल वॉल जो आजकल बात हो रही है, ग्रीन बेल्ट और रूफ टॉप की आपने बताया, तो इन सभी में हाइड्रोपोनिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इसको सिस्टम को अच्छे से बनाने के लिए, सिस्टम को मेंटेन करने की, कम से कम पानी में सिस्टम को इतना लंबा तक चलाने के लिए यहाँ पर हाइड्रोपोनिक्स टेक्नोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। सर हाइड्रोपोनिक्स और सोलर सिस्टम सर ये आपस में कंबाइन होके चल सकते हैं सर किसी तरह? बिल्कुल, हाइड्रोपोनिक सिस्टम को लार्ज स्केल में चलने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब एनर्जी आप कहाँ से लाएंगे? आप एनर्जी, हमें कोशिश करना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करें। तो रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे आसानी से चीज जो हम लोग को मिलती है हमारे कंट्री, वो सौर ऊर्जा है। तो सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करके हाइड्रोपोनिक सिस्टम को लार्ज स्केल में चलाना ही पड़ेगा, और ये बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है।
जब हमने ग्राउंड वाटर की रिचार्ज की बात करी सर, जो करंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली सर, जो हमारा हरियाणा और पंजाब की सर जो बेल्ट है, जो राइस और व्हीट की बेल्ट है सर, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे है सर। तो इन किसानों के लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे कि किसान इस चीज को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करे ताकि उसकी वाटर रिचार्ज, ग्राउंड वाटर रिचार्ज को सर, ताकि उसकी फसल भी हर्ट ना हो और ग्राउंड वाटर भी डाउन ना हो सर। इसके हम लोग काफी दिल्ली के आसपास के पंजाब हरियाणा के किसान के साथ काम कर रहे हैं और हम जानते हैं वहां पर काफी ग्राउंड वाटर का प्रॉब्लम है। जैसे मैंने आपको बताया कि ग्राउंड वाटर का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ही कारगर चीज है। जितने भी तालाब हैं उसका नवीनीकरण करना पड़ेगा, पौंड उसमें ज्यादा से ज्यादा पानी जाए और उससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो। दूसरा बात यह है कि हमें स्मार्ट इरिगेशन को अडॉप्ट करना पड़ेगा, चाहे वो जितने भी माइक्रो इरिगेशन है, ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन है, उसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा कि हमारा पानी व्यर्थ ना हो, कम से कम पानी में ज्यादा से ज्यादा क्रॉप लिया जा सके। अगर किसान फ्लड इरिगेशन कर रहा है तो उसका भी मैनेजमेंट के लिए कि फ्लड इरिगेशन सही समय पर चले और सही समय पर चल जाए और सही समय पर पानी बंद हो जाए। तो फ्लड इरिगेशन का भी मतलब हमें अपने ओवरऑल इरिगेशन को स्मार्ट बनाना पड़ेगा। तभी एक तो उसका तरीका है कि आप माइक्रो इरिगेशन इस्तेमाल करें, फ्लड इरिगेशन को भी हम कुछ गेट लगा करके, कुछ सेंसर लगा करके स्मार्ट बना सकते हैं, जिससे कि ग्राउंड वाटर की सिचुएशन अच्छी होगी। सर मुझे पर्सनली लगता है कि अगले 10 सालों में इंडिया का एग्रीकल्चर से बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी सबके लिए पोस्ट प्रोसेसिंग यूनिट्स भी हैं सर साथ में। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि रॉ मटेरियल की जगह अगर किसान पोस्ट प्रोसेसिंग भी साथ में लगाता है तो एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से किसान को कितना फायदा हो सकता है सर? जो आने वाले समय में आपने कहा कि प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, उसका भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पर काफी काम हो रहा है। तो आप ठीक कह रहे हैं कि मुझे भी लगता है कि प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के साथ अगर हमारा एग्रीकल्चर जुटा रहेगा तो वो बहुत ही प्रॉफिटेबल होगा इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, किसान के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर गुरदेव चांद सर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट सुकेश जम्मू से आज यहाँ पे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, एक क्वेश्चन आपके लिए है मेरे पास। अगर एग्रीकल्चर में आज सेंसर्स, ड्रोन्स, ऑटोमेशन, एआई, वेदर स्टेशन, रोबोटिक्स की बात हो रही है, तो क्या हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर को सिर्फ एग्रीकल्चर इंजीनियर्स की ही जरूरत है? जी संजय जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि आज का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये काफ़ी चेंज हुआ है। इसमें जो नया सिनेरियो अभी आया है, एआई बेस्ड हो टेक्नोलॉजी, या आपका ऑटोमेशन बेस्ड हो, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो, या बाकी और सेक्टर जो हमारे अलाइड सेक्टर हैं जो एग्रीकल्चर में है, इसमें बहुत सारी चेंजेस आए हैं और भी आगे चेंजेस आएंगी। क्योंकि जैसे जैसे हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसी तरह से लोगों की डिमांड बढ़ रही है, हमारा प्रोडक्ट की लॉन्चिंग होना जरूरी है और ऑटोमेशन और न्यू टेक्नोलॉजी की इंटरवेंशन होना भी उतनी ही जरूरी है। क्योंकि आज का जो सेक्टर है वो खाली, पहले जब हम एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो खाली एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इसके ऊपर जो काम कर रही है वही एक सफिशिएंट नहीं, इसको और रेनोवेट करना पड़ेगा, इसमें और एग्जिस्टेंस आने पड़ेगी और इसमें साइंटिफिक इंटरवेंशंस लेवल से आए ताकि हमारा किसान जो है वो ऑटोमेशन पे आए, वो टेक्नोलॉजी को सीखे, वो आज नई इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी को सीखे, ताकि उसकी जो फर्टिगेशन है, इरिगेशन है, या बाकी जितना भी उसका सीड प्रोडक्शन है, जस्ट प्रोडक्शन की बात करें तो वो सारा का सारा एक कंपोजिट है। वो एक खाली इसी पे नहीं है कि हमारा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के ऊपर ही बेस्ड है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होगी हमें अपने आइडिया भी चेंज करने पड़ेंगे, हमारा जो एग्जिस्टेंस सेटअप है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। जी, तो सर अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरीके का सर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर हमें प्लान करना पड़ेगा सर, इसके अकॉर्डिंगली? बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए अगर हम बात करेंगे, आज जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंटरवेंशन रही है, बहुत अच्छे हमारे आयाज हो रहे हैं, बहुत अच्छे
उसमें इंटरवेंशन हो रही है, बहुत अच्छे अच्छे ऐसे लॉन्चिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो पहले हमें कभी नहीं मिलते थे। आज हम ब्लूबेरी प्रोडक्शन के ऊपर काम करें, इंडिया इज लीडिंग फॉर हाइड्रोपोनिक आल्सो इन जम्मू एंड कश्मीर। वी आर ए प्रीमियर प्रोजेक्ट इज डूइंग नाउ इन द जम्मू एंड कश्मीर विच इज बेसिकली 5000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जो एक फार्मर की पूरी टोपोग्राफी को चेंज कर रहा है। आपको थोड़ा सा मैं एक आइडिया बताता हूँ कि क्यों इसमें चेंजेस होना जरूरी है। क्योंकि जो हमारा पहले जो हमारा ट्रेडिशनल सेक्टर था, हमारा जो फार्मर कम्युनिटी थी वो अनपढ़ थी, उसको फर्टिगेशन और इरिगेशन फैसिलिटी के ऊपर नया सीड कैसे प्रोड्यूस किया जाए, उसके ऊपर जो इंसेक्ट आता है, डिजीज इन्फेस्टेशन आती है, उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, वो नहीं इसके बारे में जानता था। लेकिन आज का जो सिनेरियो है, हमारा अब किसान पढ़ा लिखा किसान है, टेक्नोलॉजी को जानता है, टेक्नोलॉजी को इंटरवीन भी कर रहा है और नई टेक्नोलॉजी को खरीद के इम्प्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ रहा है। और यही नया युग है जो एग्रीकल्चर सेक्टर को एक नया फ्रेम दे रहा है। और हमें आशा है हमारा जो किसान है वो नए टेक्नोलॉजी के ऊपर अग्रसर हो और अच्छी प्रोडक्शन और एक बिजनेस, एग्रीकल्चर को एक बिजनेस समझे। इससे पहले हमारा किसान जो था वो एग्रीकल्चर सेक्टर को बिजनेस नहीं समझता था। तो इसमें ये सारी चीजें हमारी जो हो रही है ये बड़ी एक राइट डायरेक्शन पे है और हमारा किसान इसमें सुदृढ़ है, पढ़ा लिखा है, नया यूथ इसमें जो काम करना शुरू कर रहा है वो टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से समझता है और उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहा है। सर आपने यूथ की बात की सर, युवा देश का भविष्य है सर। या और युवा एक ट्रेडिशनल खेती से सर थोड़ा घबराता है सर। उसके लिए सर क्या रास्ता बनेगा कि जिस तरीके से वो ना घबराए और इसको बिजनेस और एक प्रॉपर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आगे बढ़े। बिल्कुल, आपका ये क्वेश्चन बहुत ही वैलिड है। आज के दिन में खास करके जो हमारा किसान का बेटा किसानी नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? कि वो एक जो उसका जो ट्रेडिशनल सेटअप है वो ये देखता था कि मेरे फादर साहब सुबह जब गांव में जाते थे खेती करने के लिए तो वहां खेत के किनारे एक बड़ का पेड़ होता था, एक बड़ा सा पॉन्ड होता था जिसको हम तालाब बोलते हैं। तालाब के किनारे बैठ के वो गॉसिप करते थे और उनकी जो भैंस बकरी जो भी उनके जो गाय वगैरह जो रियर करते थे वो पानी में डालते थे, वो नहलाते थे। और फिर खेतों की अगर हम बात करें तो खेत में एक बार जाकर वो लाइन सोइंग भी नहीं जानता था और छट्टा लगा के जिसको हम कहते हैं तो वो ब्रॉडकास्टिंग करके सीड को खेत में डालता था और 6 महीने के बाद खेत में जाकर उसको देखता था भाई किस तरह से हमारी खेती हो सकती है। तो हमारा यूथ जो था वो ये सोचता था कि भाई इस तरह से अगर हमारा एग्रीकल्चर सेटअप होगा तो हमारा आने वाला भविष्य कैसे हो सकता है। तो वो ट्रेडिशनल खेती में जो कन्वर्जन आया है, आज हमारा किसान एक कनाल से 7,000 रुपया पर मंथ कमाई कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है कि आज उसने एग्रीकल्चर सेक्टर को बिजनेस समझा कि अब पॉली हाउस का जन्म होगा, हाईटेक पॉली हाउस आ गए, आपका टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है। टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम में आप ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर सकते हो, टेम्परेचर और लाइट को कंट्रोल कर सकते हो, जो कि आपकी क्रॉप को सस्टेन करने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो सारा का सारा आपका रिसोर्स जो है वो कंट्रोल सिस्टम है। तो आप एक्सोटिक वेजिटेबल की तरफ बढ़ रहे हैं जिससे जो आपकी लागत है वो कम से कम हो और उसमें जो प्रोड्यूस निकले उसकी वैल्यू एडिशन करे और उसकी मार्केटिंग करे, वो ब्रांडिंग करे और वो इस तरह से अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को बिजनेस के रूप में आज का किसान जो है, आज का जो यूथ है उसको देखना चाहता है और उसके अंदर इंटरवेंशन भी ला रहा है, इम्प्लीमेंटेशन भी दे रहा है। जी सर, जम्मू के टोपोग्राफी के अकॉर्डिंगली सर मैं आपसे वाटर रिचार्ज की कंडीशन जानना चाहता हूं। सर जम्मू में क्या है वाटर लेवल का, ग्राउंड वाटर लेवल किस स्टेज पे है सर आज की सिचुएशन के हिसाब से जम्मू में? ग्राउंड वाटर की अगर हम बात करें ना तो जम्मू कश्मीर में जो 72% एरिया ऑफ द जम्मू रीजन इज टोटली रेनफेड, जहाँ भी इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है। वो बारिश होगी तो खेती होगी, बारिश नहीं होगी तो खेती नहीं होगी।
इसका मतलब ये हुआ कि हमारा अगर 72% एरिया है वो रेन फेड है, तो रेन फेड एरिया में हमारे पास कौन से ऐसे सब्स्टिट्यूट है जिसके साथ हमारा किसान आज किसानी करे और उससे अपना परिवार चलाए। ये एक जम्मू कश्मीर की किसान को सबसे बड़ा चैलेंज था। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वाटर यूज एफिशिएंसी को, जैसे हम हाइड्रोपोनिक, एरोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स की अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो 92% वाटर यूज एफिशिएंसी है। तो 92% अगर वाटर यूज एफिशिएंसी है तो हमारा जो 100 लीटर से काम चलता है वो हमारा 8 लीटर से काम चलेगा, क्योंकि 92% आप वाटर सेव कर रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ी कलाकारी है और इसके बीच में, इस कलाकारी के बीच में एक इनोवेशन आया, अडॉप्शन आई है, फार्मर ने इस टेक्नोलॉजी को सीखने की जरूरत समझी है और आज हमारा फार्मर इससे पैसा भी कमा रहा है। अगर हम एरोपोनिक्स की बात करें तो हमारा सैफरन प्रोड्यूस हो रहा है। आप अगर देखोगे इंडोर में सैफरन जो प्रोडक्शन हो रही है वो हमारे पूरी इंडिया में कर रहा है। हमारा किसान पहले पामपोर डिस्ट्रिक्ट में कश्मीर में सब सैफरन होता था और किश्तवाड़ में जम्मू प्रोविंस में किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में होता था। लेकिन आज के किसान, जो आज का जो यूथ है, उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को मिमिक करके उसने टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम लाया और उसकी टेक्नोलॉजी को स्टैंडर्डाइज किया, सीखा। और आज हमारा करनाल का फार्मर जो अगर किसानी कर रहा है तो फार्मर वो आपका सैफरन ग्रो कर रहा है। हमारा जो बेंगलोर का किसान है वो भी किसानी कर रहा है, वो भी आपका सैफरन ग्रो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आज आपने अपनी टेक्नोलॉजी को इस तरह से डाइवर्सिफिकेशन दी है जिससे उसकी अडॉप्टेशन बढ़ी है, यूथ ने उसको टेक्नोलॉजी को सीखा है और अल्टीमेटली आज वो बिजनेस के रूप में हमारे सामने है। सर, आपके हिसाब से आज की एग्रीकल्चर एजुकेशन और ग्राउंड लेवल प्रैक्टिकल फार्मिंग के बीच में सबसे बड़ा गैप क्या है सर? ये बहुत जरूरी क्वेश्चन था संजय जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा। आज का किसान हमारा रिस्ट्रिक्ट हो गया है, हमारा जो यूथ है वो रिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि जो हमारे क्लासरूम के अंदर जो हमारा टीचर पढ़ाता है एग्रीकल्चर के सिनेरियो को, एग्रोनॉमी हो, चाहे वो पैथोलॉजी हो, चाहे वो एंटोमोलॉजी हो, चाहे वो फिजियोलॉजी हो, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री है, या और बाकी सब्जेक्ट जो हम एग्रीकल्चर में पढ़ाते आ रहे हैं, मेरा सिर्फ इतना ही कहना कि हमारा जो एग्रीकल्चर टेक्नोक्रेट है वो जब क्लासरूम से बाहर निकले तो वो फार्मर ओरिएंटेड हो, उसकी सोच एक फार्मर के साथ मिलने की हो, वो फार्मर के साथ बात करे और फार्मर की प्रॉब्लम को समझे। उसने सीखा है जो 4 साल की अगर उसने बीएससी एग्रीकल्चर की है, चाहे 5 साल में उसने वेटरनरी वीबीएससी की है, चाहे वो मास्टर में करता है, जब वो पीएचडी करके जब बाहर निकलता है अपनी पढ़ाई को पूरा करके एग्रीकल्चर को सीखे। तो मेरा जो मानना है आज जो अभी हमारी जो इंटरवेंशन है कि हमारा जो प्रोडक्ट जो लॉन्च होता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, वो फार्मर के साथ उसकी लाइजनिंग बने, वो फार्मर की सोच के साथ सोच रखे और उसकी जो डिमांड है, फार्मर की जो डिमांड है उसको पूरे करने की क्षमता हो उसके अंदर। तो वो इसी तरह इसलिए हो सकता है कि हम उस प्रोडक्ट को, जो हमारा प्रोडक्ट लॉन्च होता है, उसको एजुकेशन के साथ साथ वो प्रैक्टिकल में हेल्प करे। वो किसान के खेत में जाए, किसान में खेत में जाके उसकी टोपोग्राफी देखे, उसकी सॉइल टेस्टिंग के बारे में उसका नॉलेज हो, कौन सी क्रॉप सूटेबल है, क्लाइमेट के बारे में पता हो, कौन सी वैरायटी वहाँ सूटेबल है उसके बारे में पता हो, फार्मर के साथ इंटरेक्ट करे और जब वो क्रॉप लगाएगा तो उस क्रॉप का जो 6 महीने का या 4 महीने का जो पूरा पीरियड है उसको वो एवेल्युएट करे और अल्टीमेटली जब वो क्रॉप हार्वेस्टिंग पे आए और उसका जो यील्ड प्रोडक्शन हो उसकी वो एनालाइज करे कि हमने इनपुट कॉस्ट कितना दिया और हमारा उस खेत से आउटपुट कितना आ रहा है। उसके बीच में जो गैप है वो प्रैक्टिकल हैंड होल्डिंग उसके पास होनी चाहिए, वो उसको सिखलाई जो हमारे किसानों को चाहिए वो उस एग्रीकल्चर टेक्नोक्रेट को पता होना चाहिए, ताकि वो हर एक पार्ट पे जाकर फार्मर को सिखाए कि कौन सा इम्प्लीमेंट यूज करना है, हमारी जो खेत की रख रखाव कैसे होना चाहिए, इरिगेशन किस ड्यूरेशन के बाद देना चाहिए, फर्टिगेशन हमारा कितने दिन के बाद होना चाहिए, फ्लावरिंग पे अगर हमारी क्रॉप आती है तो उस समय हमारी क्रॉप का स्टेटस क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें कौन सा न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट देनी चाहिए ताकि हमारा जो प्रोड्यूस है
वो एक अच्छे तरीके से अच्छे लेवल पे आए। और इस गैप को पूरा करने के लिए हमारा जो फील्ड का और लैब के अंदर जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, लैब और लैंड के बीच में अगर गैप हमारा जैसे जैसे कम होगा, स्क्यूज होगा, हमारी किसान की आमदन भी बढ़ेगी और वो टेक्नोलॉजी को सीखेगा। और एक जो हमारी अडाप्टेशन की अगर बात करें तो फार्मर ओरिएंटेड जो प्रोजेक्ट हैं उसके अंदर हमारे स्कूल, कॉलेज और जो हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर जो प्रोडक्ट लॉन्च होता है उनके बीच में एक गैप को कम करने के लिए उनके साथ ऐसे कोई प्रोग्राम लॉन्च हो, गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व हो और उसमें स्किल कोर्सेज भी हो सकते हैं और उसके अंदर कोई ऐसा लैब ओरिएंटेड कोई टेस्टिंग किट्स बना सकते हैं ताकि किसान उसकी अच्छी आमदन का फायदा ले सके। सर, अगर आपको इंडिया की एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए सिर्फ एक चेंज इम्प्लीमेंटेशन करना हो तो वो क्या होगा सर? इसमें हमारा यही है कि अगर हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी, आज के दिन में जो टेक्नोलॉजी का जो जमाना है, अगर हम टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन यूज करेंगे तो मुझे लगता है हमारा जो किसान का जो बजट है वो कम हो सकता है। क्योंकि हमारे पहले जो ट्रेडिशनल खेती होती थी, हमारा जो जिसको हम एनर्जी की अगर बात करें, चाहे वो बैल के थ्रू होती थी, चाहे ट्रैक्टराइजेशन के थ्रू होती थी या इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू होती थी, वो बहुत कम थी उस समय। ह्यूमन जो था, जो ह्यूमन रिसोर्सेस हमारा ज्यादा यूटिलाइज होता था। फार्मर खुद उसको काश्तकारी करता था और वो बैलों से खेती करता था। उसके बाद ट्रैक्टर आए, इम्प्लीमेंट आए, ड्रोन सिस्टम आ गया। आज हमारा फर्टिगेशन, इरिगेशन, सारी जो सिस्टम है, ऑटोमेशन, ये जो टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारा जो प्रोड्यूस भी बढ़ रहा है। और आप ये जान के आपको खुशी होगी कि हमारा जो 1947 का जो एग्रीकल्चर सेक्टर था और आज के बीच में जो गैप है, अगर आप देखोगे कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती गई। एक टाइम पे हमारे पास जो पॉपुलेशन वो 30 करोड़ थी, आज हम 130 के करीब चले गए, 40 के करीब जा रहे हैं। लेकिन हमारा जो प्रोडक्शन का इंक्रीमेंट हुआ वो वही लैंड है, वही सारा रिसोर्सेज है, लेकिन हमने टेक्नोलॉजी बीच में लाके उस गैप को पूरा करने की कोशिश की। और जहां तक हम आज, पहले हम इंपोर्ट करते थे, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और ये सारा का सारा जो है ये टेक्नोलॉजी का शेयर है। टेक्नोलॉजी के बेसिस पे हम आज एक्सपोर्ट मटेरियल कर रहे हैं, रेदर देन कि वे हम जो बाहर से मंगवाना, जो हमारा राशन बाहर से आता था पहले, चाहे वो गंदम थी, चाहे हमारी दालें थी, वो सारी की सारी हमारी बाहर से आती थी। आज इंडिया सेल्फ सस्टेन है, सेल्फ डिपेंडेंट है और एक्सपोर्ट करने की कैपेसिटी है। तो आप ये सोच सकते हो कि जो सारा जो सिस्टम बना है, जो 1947 से लेके आज 2026 तक, वो सारा का सारा टेक्नोलॉजी बेस्ड चेंजेस आई है, जिससे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर आज काफी स्ट्रांग है और इनोवेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेसिस पे रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है। तो ये सारा का सारा टेक्नोलॉजी बेस है। टेक्नोलॉजी ही एक ऐसा गैप है जो दोनों के बीच में गैप को फिल कर रही है और फार्मर की इनकम को डबल क्या 4 गुना भी कर सकती है। इसमें इतनी कैपेसिटी है। सर, आपको इस बारे में क्या लगता है कि किसान को पोस्ट प्रोसेसिंग यूनिट्स अपने पास इंस्टॉल करनी चाहिए और साथ में एज एन रॉ मटेरियल के तरीके से उसको प्रोसेस करके अगर वो बेचेंगे तो उनको ज्यादा मुनाफा हो सकता है? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ये जो आप आज, क्योंकि जब बिजनेस की हम बात करते हैं, एग्रीकल्चर बिजनेस की अगर हम बात करें, तो एग्रीकल्चर बिजनेस में अभी हमारे जो और ज्यादा रिफाइनमेंट होने के जो चांसेस है, वो हमारा वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट है, ब्रांडिंग है, मार्केटिंग है। ये सारे के सारे जो हमारे सेक्टर है, ये हमारा किसान पहले अपने प्रोडक्ट को बेचना नहीं समझता था। आज हमने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को किसान की खेत से ही उस प्रोडक्ट को हमने इस पोजीशन पे लाया कि वो आप वहीं से अपने मटेरियल को पिक करें और उसको मार्केट में ले किए जा सकते हैं। गवर्नमेंट का भी यही एक सोच है कि वो जो गैप है, जो प्रोड्यूस का और मार्केट तक जो गैप है, वो कम से कम हो और जिससे हमारे किसान भाई को ज्यादा बेनिफिट हो। वो तभी हो सकता है जब हम इसकी वैल्यू एडिशन, ब्रांडिंग,
और उसकी मार्केटिंग के ऊपर काम करेंगे तो हमारा किसान उसमें 2 गुना नहीं 4 गुना भी कमाई कर सकता है। क्योंकि अगर हम किसी एक, मान लो हमें किसी एक क्रॉप की बात करता हूँ, जैसे टमाटो किसी टाइम पे आकर एक सैचुरेशन स्टेज आ जाती है मार्केट में, तो आपका टमाटर 2 रुपए किलो 4 रुपए किलो मंडी में बिकता है। तो ऐसे में आपकी जो लागत है, जो आपकी प्रोड्यूस करने की जो लागत है वो तो उतनी ही है, लेकिन आज आपको मार्केट में उतना भाव नहीं मिल रहा, तो फार्मर क्या करेगा? तो मैं ये चाहता हूँ अगर हमारा फार्मर उस समय उस एरिया को, उस टमाटर को उसके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाए, और जैसे आप सॉस बना सकते हो, आप पिकल बना सकते हो, उसमें डिफरेंट प्यूरीज बना सकते हो, ताकि वो आप फार्मर ऐसी मशीनें लगा के अपने पास वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को लॉन्च करें और अपने ही प्रोडक्ट को खुद बिजनेस के रूप में बना के उसको बेचे और उसकी ब्रांडिंग हो। क्योंकि जो किसान हमारा पहले अनपढ़ था, आज वो टेक्नोलॉजी को सीख रहा है, तो उसको यहाँ तक पहुँचने में कोई ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी और वो अच्छी मेहनत से इन चीज़ों को भी अडॉप्ट कर सकता है। जब वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकता है तो ये आगे जो उसके बिजनेस के जो स्टंट है जो उसको सीखने चाहिए, जो एक बिजनेस ही समझ सकता है, वो हमारा फार्मर भी इसको सीखे और अपना प्रोडक्ट खुद बेचे, उसमें वो 4 गुना बेनिफिट भी ले सकता है। सर, अगर ये पॉडकास्ट 10 साल के बाद कोई स्टूडेंट देखे और वो पूछे कि इंडिया की एग्रीकल्चर 2026 में कहाँ थी, तो आप उनको क्या चीज याद दिलाना चाहेंगे? ये जरूरी है, क्योंकि आज जो टेक्नोलॉजी हम, अगर अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि 1947 में हमारा एग्रीकल्चर सिनेरियो कैसे था, तो अगर हम आज के किसान को उस 1947 किसान के साथ कंपेयर करेंगे तो हम बहुत पीछे हैं जी। तो आज हमारा किसान जो है इसी तरह से जब वो अगर सोचता जाएगा और टेक्नोलॉजी इसके बीच में है, क्योंकि अभी मुझे ये नहीं लगता है कि हमारी टेक्नोलॉजी कहीं रुकने वाली है जी। आज अगर हम ऑटोमेशन की बात करें तो हम इसी की ऑटोमेशन की आगे और रिफाइनमेंट होगी, तो सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी आ गई। उसके बाद मोबाइल के ऐप के थ्रू आप फर्टिगेशन, इरिगेशन, है ना, ये सारा सिस्टम आप कंट्रोल कर सकते हो। तो मेरे ख्याल में हमारा जो 11 साल या 12 साल का और जो गैप है, इसमें और रिफाइनमेंट होने के चांस है, क्योंकि हमारा देश, हमारे इंडिया जो है टेक्नोलॉजी की तरफ अग्रसर है और अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी को इंटरवीन करके और रिफाइनमेंट ला रहा है। और मुझे लगता है हमारा जो किसान है बहुत सुदृढ़ होगा और इंडिपेंडेंट होगा और वो बिजनेस ओरिएंटेड होगा। ये नहीं है कि वो उसको ये सारी चीजें सिखाने पड़ेगी, और ऑन द टेबल होगा। ये सारी चीजें जो है जब एक प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी तो जाहिर सी बात है, हम जो हमारा जो 10 साल का गैप है वो हमें ऐसे लगेगा कि भैया हमने बहुत कुछ इसमें चेंजेस लाया है और बाकी में चेंजेस होगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे 10 साल पहले की टेक्नोलॉजी और आज की टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा बड़ा गैप है, तो आगे ये जो गैप है और ज्यादा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी का जो इफेक्ट है वो बहुत फास्ट पेनिट्रेशन कर रहा है। आज आप कोई भी चीज अगर आप जहाँ पे करते हो तो वो हमारा जो मल्टीमीडिया है, फेसबुक है, व्हाट्सएप ग्रुप है, जब हमारे न्यूज चैनल्स हैं, वो आपकी इस न्यूज को बहुत आगे तक पहुंचा देते हैं। और हमारा जो पहाड़ों में किसान आज किसानी कर रहा है, वो आपकी टेक्नोलॉजी को जहां से सीखे वहां इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है और उसमें रिफाइनमेंट आती है। इसी से हमारी टेक्नोलॉजी बहुत बेहतर होगी और हमारा किसान भी सुदृढ़ होगा और अल्टीमेटली वो इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश में होगा। और मुझे लगता है ये गैप हमारा काफी ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि 11 साल का गैप जो है टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा गैप माना जाएगा। और हम उस टेक्नोलॉजी को देखने के लिए भी जरूर हम उसके गवाही बनेंगे। और मैं भी कोशिश करता हूँ कि भाई हमारा जो यूथ है वो अच्छी टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करे, फार्मर ओरिएंटेड हो, बिजनेस ओरिएंटेड हो और अच्छी प्रोडक्शन को इंसिस्ट करने वाला हो। एज अ बिजनेस हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को चाहिए। सर, अभी एक लास्ट क्वेश्चन सर और मेरी तरफ से कि यूथ को सर आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, एग्रीकल्चर में सबसे बड़ी जो हमें प्रॉब्लम आती है, हमारी यूथ को प्रॉब्लम आती है, वो अडॉप्टेशन की प्रॉब्लम है। कि हमारा जो यूथ है वो एयर कंडीशन सिस्टम से नहीं निकलना चाहता जी, और वो अपने जो आशुराम है उसमें से निकलना उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है।
लेकिन फार्मिंग एक ऐसा पेशा है, फार्मिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि आपके कपड़ों को नहीं देखता, आपके पहनावे को नहीं देखता, आपकी मेहनत मांगता है। तो मेरा जो यूथ है वो इतना इंडिपेंडेंट हो, इतना सुदृढ़ हो, इतना मेहनती हो, इतना डेडिकेटेड, डिटर्मिनेशन और उसमें कमिटमेंट हो, ताकि वो इस फार्मिंग के पेशे को बिजनेस के रूप में समझे। और मैं ये साजन गुप्ता की अगर बात कर रहा हूँ तो जम्मू कश्मीर का हमारा एक यूथ है, किसान है जिसका नाम साजन गुप्ता है। उसने एक कनाल से 7,000 रुपये की, एक कनाल अगर आप समझें तो 272 स्क्वायर फीट का एक मरला होता है जी, और 20 मरला का एक कनाल होता है। ओके सर। तो ये मान के चलो हमारा जो किसान अगर एक कनाल से 7,000 रुपया महीने का कमाई कर सकता है तो ये एक बिजनेस प्रोग्राम है, बिजनेस का रूप है। और अगर मेरा यूथ अगर इस बात को समझेगा तो मुझे लगता है कि आज जो टेक्नोक्रेट्स अगर मार्केट में अगर देखें, कोई अगर इंजीनियरिंग करके 20,000 या 25,000 की अगर सैलरी पा रहा है तो किसान के लिए किसानी उससे बहुत बेहतर है। और उसमें सिर्फ बेहतर इसलिए नहीं है, वो अपने परिवार को भी चलाएगा, वो अपनी सेहत भी बनाए रखेगा। और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जो सेक्टर है जिसमें अभी तक अगर आप देखें कि जो रेवोल्यूशन आने के चांसेस हैं, लेकिन अभी तक इतना रेवोल्यूशन जो आना चाहिए वो अभी तक नहीं है। क्योंकि हमारा जो ऑर्गेनिक सेक्टर है उसमें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हेर्बिसाइड फ्री जो हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं उसमें जो इतनी बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, अभी हमारा 20% जो फार्मर है वो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे रहा है, जो कि हमारा 80% अभी फार्मर हमारा एग्रीकल्चर में ऑर्गेनिक सेक्टर में नहीं आया, जो आएगा। और ये मान के चलो हमारा जो यूथ है अगर वो ऑर्गेनिक की तरफ वो डाइवर्ट होता है और नए नए फार्मुलेशन को इन्वेंट करके वो अपने इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को बढ़ावा देता है, तो मेरा कहने का मतलब यही है वो एक अच्छा पैसा कमा सकता है और उसके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और मैं चाहता हूँ हमारा किसान, आज का किसान जो है वो एक इनोवेटिव हो, उसके अंदर जिज्ञासा हो और उसके अंदर पोटेंशियल हो और वो इसमें जो चाहे वो एग्रीकल्चर में कर सकता है, इतना इसके अंदर पोटेंशियल है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने हमें ये इतना बढ़िया टाइम दिया और हमारी बात जो है रखने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के पॉडकास्ट में हमने फ्यूचर ऑफ फार्मिंग से लेके फ्यूचर ऑफ इंडिया तक सब डिस्कस किया और इसको मैं पूरे पॉडकास्ट को एक लाइन में समराइज करूंगा कि देश की प्रोग्रेस सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं, नॉलेज और रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन से होती है। तो मेरी यूथ से प्रार्थना है कि आप अपने रास्ते से डाइवर्ट मत होइए, आप एक लाइन पे चलिए और एक लाइन पे चल के अपने लक्ष्य तक पहुंचिए, डेडिकेशन और इनोवेशन के साथ।